वारेन हेस्टिग्स 1732 से 1818 को 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (IIC) द्वारा बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था और 1774 से 1785 तक भारत में इसके पहले गवर्नर जनरल बने। उनके कार्यकाल में IIC ने दोनों में अपने क्षेत्र का बेरहमी से विस्तार किया। विजय की शर्तें और भारतीय रियासतों के साथ गठबंधन की संधियों के माध्यम से हेस्टिग्स की एक नई दृष्टि थी कि भारत पर कैसे शासन किया जाना चाहिए और इसमें सरकार और न्यायपालिका के अपने रूपों में भारतीयों को शामिल किया गया था। लेकिन मुगल के बाद के भारत की अराजक वास्तविकता अब रियासतों के बीच प्रतिद्वंद्विता और IIC व्यापारियों की क्रूर उपस्थिति से घिरी हुई है। और इसकी सेना का मतलब था कि गवर्नर की योजना विफल हो गई। इंग्लैंड में वापस आने पर एक आकर्षक खर्च करने वाले हेस्टिग्स पर भारत में अपने समय के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। एक आरोप से उन्हें अंततः बरी कर दिया गया था। महान राजनीतिक टिप्पणीकार एडमंड बर्क C. 1729 से 1797 द्वारा निशाना बनाया गया। हेस्टिग्स एक विभाजनकारी व्यक्ति थे जिनके अपने उथल-पुथल भरे करियर ने 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश संसद के सामने आने वाले जटिल सवालों को प्रतिबिंबित किया। IIC को बेहतर तरीके से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और यदि भारत पूर्ण अर्थों में एक उपनिवेश बन गया तो उसे कैसे शासित किया जाना चाहिए। कैरियर का आरंभ। वारेन हेस्टिग्स का जन्म चर्चिल, ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड में 6 दिसंबर 1732 को एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कभी ट्यूडर के समय में समृद्ध था लेकिन अब एड़ी पर नीचे था। विलियम की मां युवावस्था में ही चल बसीं और उनके पिता ने उन्हें बारबाडोस जाने और रहने के लिए छोड़ दिया। नतीजतन विलियम की देखभाल उनके एक चाचा ने की और उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर स्कूल में भेज दिया गया। हेस्टिग्स शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क या लेखक के रूप में शामिल हुए और 1750 में भारत के लिए रवाना हुए। बंगाल के नवाब शासक युवक से प्रभावित होकर क्लाइव ने हेस्टिग्स को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नया स्थान प्रदान किया। 1758 से 1761 तक बंगाल के नवाब के दरबार में IIC के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करते हुए उन्होंने अफीम, नमक, तंबाकू और लकड़ी जैसे सामानों के आकर्षक व्यापार का पर्यवेक्षण किया। उन्हें 1761 में IIC की बंगाल परिषद में नियुक्त किया गया था और नीतिगत मामलों पर अपने साथी परिषद सदस्यों के साथ बाहर होने तक उन्होंने सेवा की। इतिहासकार W. डेलरिम्पल ने हेस्टिग्स के चरित्र का निम्नलिखित वर्णन किया है। सादा जीवन, विद्वान, मेहनती और कठोर परिश्रम करने वाला, वह एक विख्यात इंडोफाइल था। 1765 में हेस्टिग्स जीत के साथ इंग्लैंड लौट आया, भारत के संसाधनों पर खुद को समृद्ध किया, जैसा कि कई अन्य सफल IIC आंकड़ों ने किया था। वह एक नई और चमकदार लाल गाड़ी खरीदने में सक्षम था और अपने परिवार के हथियारों के प्राचीन कोट के उपयोग को उसकी दिखावटी सजावट के हिस्से के रूप में पुनर्जीवित करने में सक्षम था। हेस्टिग्स के चित्र को चित्रित करने के लिए सर जोशुआ रेनॉल्ड्स को नियुक्त किया गया था। दुर्भाग्य से हेस्टिग्स की आय उनकी जीवन शैली से काफी मेल नहीं खा सकती थी और जल्द ही उन्होंने खुद को कर्ज में डूबा हुआ पाया। भारत और इसके धन के लालच का मतलब था कि वह IIC परिषद के अधिकारी के रूप में लौटा, इस बार 1769 में मद्रास में। IIC गवर्नर जनरल। 1772 में हेस्टिग्स का सितारा एक बार फिर बुलंदी पर था और उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। हेस्टिग्स को एक व्यापक अकाल के परिणामों का सामना करना पड़ा था जिसने पिछले वर्ष बंगाल को प्रभावित किया था।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान आईआईसी राजस्व में बहुत अधिक सेंध का कारण बना। गवर्नर ने अकाल की अराजकता और भयावहता के लिए स्थानीय शासकों को दोषी ठहराया, जिसने कुछ क्षेत्रों में 1/3 किसान आबादी को मार डाला। हेस्टिंग्स ने भारतीय मामलों के अपने जिज्ञासु दोतरफा दृष्टिकोण में उल्लेख किया, कर संग्रह हिंसक रूप से अपने पूर्व मानकों तक रखा गया। डेलरिम्पल 220। नए गवर्नर ने यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक अन्न भंडारों का निर्माण किया कि भविष्य में कभी भी इस तरह के अकाल से जानमाल का नुकसान न हो। 1774 में उन्हें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की 3 आईआईसी प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बाद की स्थिति 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बनाई गई थी, जिसने अपने वित्त शक्तियों और भ्रष्टाचार पर चिंताओं के जवाब में आईआईसी को अपने प्रबंधन पदानुक्रम के पुनर्गठन के लिए बाध्य किया। हेस्टिंग्स इस प्रकार पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने और उनके 4 सलाहकारों के बोर्ड ने भारत में आईआईसी पर अधिकार कर लिया। करने के लिए बहुत कुछ था। हेस्टिंग्स ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आईआईसी के मामले अपचित सामग्रियों का एक भ्रमित ढेर थे। मानसिंह 170। हेस्टिंग्स ने आईआईसी व्यापारियों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अभियान का निरीक्षण किया, विशेष रूप से आईआईसी अनुबंधों में इच्छुक पार्टियों से उपहार स्वीकार करने का लंबे समय से चला आ रहा सम्मेलन। रिश्वत लेने को हतोत्साहित करने के लिए आईआईसी कर्मचारियों द्वारा सभी निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई और वेतन बढ़ा दिए गए। उन्होंने स्वदेशी लोगों पर स्थानीय आईआईसी एजेंटों द्वारा किए गए सबसे खराब दुर्व्यवहारों को रोकने का भी प्रयास किया। हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में आईआईसी पर्यवेक्षण को निर्देशित करने के लिए नवाब की अदालत से बंगाल के प्रशासनिक केंद्र को स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने एक कुशल कंपनी डाक प्रणाली बनाई और भारत के अधिक सटीक मानचित्र बनाने के लिए एक पूर्ण भूमि सर्वेक्षण किया। रॉबर्ट क्लाइव की कमान वाली सफल लेकिन महंगी सैन्य जीत के बाद हेस्टिंग्स चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक लागत प्रभावी तरीके से और अधिक क्षेत्रीय विस्तार हासिल करे। हेस्टिंग्स ने अवध उर्फ अवध और बनारस के शासकों की तरह स्वतंत्र भारतीय राजकुमारों के साथ कई संधि व्यवस्थाएं की, जिसके तहत प्रशासन और कर संग्रह को स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया गया और आईआईसी इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकता है कि इसे क्या करने के लिए गठित किया गया था। व्यापार। यह नीति, जिसे अक्सर सहायक गठबंधनों में से एक कहा जाता है, ने आईआईसी को अत्यधिक विकसित होते देखा। स्वतंत्र शासकों ने प्रतिद्वंद्वियों और विद्रोहियों से संभावित खतरों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बल के रूप में आईआईसी की सेना के लाभों को देखा। उदाहरण के लिए, अवध के शासक ने एक शुल्क के लिए एक आईआईसी सेना को काम पर रखा था और इस तरह वह अपने दुश्मन रोहिल्लाओं को हराने में सक्षम था। शासकों से कभी कभी ऐसी व्यवस्था में सुरक्षा के विशेषाधिकार के लिए भुगतान करने की अपेक्षा की जाती थी, जिसे इंग्लैंड में हेस्टिंग्स के कई आलोचक जबरन वसूली से बेहतर नहीं मानते थे। उन्हीं आलोचकों ने यह भी बताया कि रियासतों के दुश्मन जरूरी नहीं कि आईआईसी के दुश्मन हो और इसलिए इस तरह के युद्ध कंपनी की सैन्य शाखा का अच्छा उपयोग नहीं थे। हेस्टिंग्स जवाब दे सकते थे कि वह कम से कम ऐसे समय में आईआईसी की लाभप्रदता बढ़ा रहे थे जब यह आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कर रहा था, खासकर बंगाल में। भारत में ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र का विस्तार होता रहा क्योंकि कलकत्ता में हेस्टिंग्स बॉम्बे और मद्रास के 2 अन्य आईआईसी प्रेसिडेंसी प्रशासनिक क्षेत्रों के राज्यपालों को सीधे प्रभावित नहीं कर सके। वहां के दोनों गवर्नर युद्धों में शामिल थे, पहला मराठों के साथ और दूसरा दक्षिण पश्चिम भारत में मैसूर के साथ। 4 एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1799 विशेष रूप से आईआईसी द्वारा और अधिक क्षेत्रों को हड़पने के परिणामस्वरूप हुए।
हेस्टिंग्स के कार्यकाल की एक अन्य विशेषता मुगल साम्राज्य द्वारा भारत के कुछ हिस्सों पर लगाए गए शासन की प्रणाली को आजमाना और दोहराना था। ईआईसी के अधिकारी सीधे शासन करने के बजाय हेस्टिंग्स चाहते थे कि भारतीय स्वयं शासन करें और अपनी स्वयं की न्याय प्रणाली का पालन करें, लेकिन अंततः ईआईसी के प्रति वफादार रहें। इतिहासकार जे विल्सन ने हेस्टिंग्स की योजना को एक बौद्धिक फंतासी 131 के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि साम्राज्य का मुगल तंत्र अब किसी भी सार्थक रूप में अस्तित्व में नहीं था और अन्य शीर्ष ईआईसी अधिकारी तलवार से शासन करने और आबादी और शासकों को लूटने के लिए काफी खुश थे, जिससे वे बच सकते थे। हेस्टिंग्स अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में उन लाखों भारतीयों के प्रति थोड़ी अधिक सहानुभूति रखते थे जिन पर अब आईआईसी का शासन था, और सामान्य रूप से विदेशियों के प्रति। रॉबर्ट क्लाइव जैसे अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, जो केवल अंग्रेजी बोलते थे, हेस्टिंग्स ने कम से कम फारसी सीखी थी, फिर ईआईसी की आधिकारिक भाषा बंगाली और उर्दू। हेस्टिंग्स ने कई महत्वपूर्ण भारतीय कार्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने की व्यवस्था की। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित का समर्थन किया, जिसने उस समय के ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश भारत में संस्थागत नस्लवाद के उन अजीबोगरीब विचित्रताओं में से एक में कोई भी भारतीय 1829 तक समाज में शामिल नहीं हो सकता था, लेकिन इसने कम से कम एक यूरोपीय हित को बढ़ावा दिया और भारतीय संस्कृति, धर्म और कला पर विचार किया, जब अधिकांश उपनिवेशवादियों के पास बहुत कम समय था। जिन लोगों का वे शोषण कर रहे थे, उनके बारे में या कुछ भी सकारात्मक कहने के लिए। एक प्रकरण विशेष रूप से हेस्टिंग्स की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक था, महाराजा नंदकुमार बहादुर उर्फ नुनकोमर का निष्पादन। 1775 में बंगाल में आईआईसी परिषद में विभाजन का फायदा उठाने और राज्यपाल की स्थिति को कम करते हुए बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करने की मांग करते हुए उन्होंने हेस्टिंग्स पर राजनीतिक एहसानों के बदले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया। ब्रिटिश न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा जालसाजी का दोषी पाया गया। कई साल पहले प्रतिबद्ध नंदकुमार को कलकत्ता में 5 अगस्त को फांसी दी गई थी। यह पहली बार था जब आईआईसी ने इतने छोटे अपराध के लिए किसी को फांसी दी थी, और हेस्टिंग्स की क्रूरता उनकी अन्य अधिक रूढ़िवादी नीतियों के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठी। बंगाल काउंसिल के प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी हेस्टिंग्स की समस्याएं बनी रहीं। उन्होंने 1780 में उनमें से एक फिलिप फ्रांसिस के साथ द्वंद्व युद्ध भी किया। फ्रांसिस का शॉट चूक गया, जबकि हेस्टिंग्स का शॉट उनके प्रतिद्वंद्वी की पसली में लगा, लेकिन फ्रांसिस बच गए। नवाब और महाभियोग। 1785 में हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौट आए, लेकिन उन्होंने औपनिवेशिक नायक के स्वागत से बहुत दूर एक स्वागत किया जिसकी उन्होंने शायद आशा की थी। भारत में उनके समय के दौरान भ्रष्टाचार और क्रूरता के कृत्यों के लिए उन पर हमला किया गया था। विशेष रूप से व्हिग राजनेता एडमंड बर्क ने हेस्टिंग्स और उनके जैसे लोगों को नवाब के रूप में वर्णित किया था, हालांकि उन्होंने स्वयं इस वाक्यांश को गढ़ा नहीं था। भारतीय शब्द नवाब का भ्रष्टाचार और इसका मतलब उनके लोभी लालच और नई फ्लैश लाइफस्टाइल का आनंद लेना था, जिसका आनंद उन्होंने इंग्लैंड में अपने गलत लाभ से लिया था। हेस्टिंग्स को नवधनी लोगों की इस विशेष प्रजाति के सबसे खराब उदाहरण के रूप में रखा गया था। बर्क की नज़र में इससे भी बदतर, हेस्टिंग्स ने बड़े पैमाने पर चोरी करके और ईआईसी के लिए अजीब बहानों पर बंगाल की सभी जमीन जायदाद हासिल करके भारत में और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रिटेन का नाम बदनाम किया था। विल्सन 132। बर्क को अंदर की जानकारी फिलिप फ्रांसिस के अलावा किसी और से नहीं मिली। हेस्टिंग्स ने 5 साल पहले गोली मार दी थी।
हो सकता है कि हेस्टिंग्स ने अपनी स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक या कम नहीं किया हो, लेकिन वह अपने घर और अन्य भोगों जैसे प्रसिद्ध लाल रंग के हीरे जैसे कि वह उपमहाद्वीप से वापस लाया था, दोनों पर खर्च करने के लिए प्रवृत्त था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी मैरियन को भी अक्सर हीरों की इतनी अश्लील मात्रा में अलंकृत देखा जाता था कि उन्हें भारतीय राजकुमारी के रूप में जाना जाता था। हेस्टिंग्स ने संभवतः अपने खर्च को एक करियर के लिए एक उचित इनाम के रूप में देखा, जिसने अपने स्वयं के बैंक खातों को बढ़ाने के साथ कंपनी के लिए सफलतापूर्वक मिश्रित सेवा की थी। हेस्टिंग्स हालांकि टाइमिंग का शिकार था। ब्रिटिश संसद के प्रमुख सदस्य भारत में आईआईसी की नीतियों की झूठी कहानियों से चकित थे और कई ने कंपनी को और अधिक जांच और नियंत्रण में लाने की मांग की। हालांकि अन्य लोग भी थे जिन्हें आईआईसी से बहुत लाभ हुआ, कुछ सांसद इसके रोजगार में भी थे। राजशाही भी निजी संपत्ति के उल्लंघन के पक्ष में नहीं थी। हेस्टिंग्स इन दोनों पक्षों के बीच आगे और पीछे एक गेंद बन गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रतिष्ठान ने अपने अवकाश पर विचार किया कि ईआईसी बन चुके व्यापारिक राक्षस के साथ वास्तव में क्या करना चाहिए। 1784 के भारत अधिनियम ने आईआईसी के शीर्ष प्रबंधन का पुनर्गठन किया और संसद ने अपने एक प्रतिनिधि को अब सर्वशक्तिशाली नियंत्रण बोर्ड में स्थापित किया। यह अधिक राज्य नियंत्रण की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन आईआईसी कई मायनों में स्वतंत्र रहा। अभी भी मूलभूत प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी था। जब ईआईसी वास्तव में एक राज्य नहीं था तो भूमि पर कब्जा क्यों कर रहा था? एक द्वितीयक प्रश्न का उत्तर देना और भी कठिन था। आईआईसी किस नैतिक संहिता के द्वारा संचालित होता था जब उसके पास अपने शेयरधारकों के अलावा कोई और जवाब देने के लिए नहीं था? ये प्रश्न एक सांस्कृतिक संदर्भ में सामने आए थे, जिसमें देखा गया था कि दार्शनिक ब्रिटेन में राजनेताओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहमति से सरकार और न्याय के माध्यम से शासन के महत्व पर अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। ऐसा लगता था कि ब्रिटेन के नाम पर भारतीयों के साथ व्यापार करने और उन पर शासन करने के दौरान आईआईसी को इनमें से किसी भी विचार से कोई परेशानी नहीं थी। एक निश्चित अर्थ में हेस्टिंग्स एक प्रकार का परीक्षण मामला बन गया कि कैसे ईआईसी की भी जांच की जा सकती है और इससे निपटा जा सकता है। यह कुछ हद तक विडंबना थी कि हेस्टिंग्स को भ्रष्टाचार कम करने के लिए भारत भेजा गया था और यहाँ उन्हें इसका सबसे खराब उदाहरण माना गया। हेस्टिंग्स पर 1787 में संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, जिस पर उच्च अपराध और दुराचार का आरोप लगाया गया था। आरोप हेस्टिंग्स द्वारा ईआईसी कार्यालयों की बिक्री, रिश्वत लेने और सुरक्षा धन लेने, व्यक्तिगत संपत्ति का संचय और ईआईसी कर्मचारियों द्वारा हिंसा के कृत्यों के लिए अंतिम जिम्मेदारी हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्वावधान में वेस्टमिंस्टर हॉल में सुना गया था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद के ऊपरी कक्ष, ने हेस्टिंग्स को भारत में उनके समय के दौरान किसी भी गलत काम से बरी कर दिया, एक निर्णय जिसे पहुंचने में 7 साल लग गए। इसमें बहुत लंबा समय लगा था, लेकिन ब्रिटिश प्रतिष्ठान ने अंततः महसूस किया था कि यद्यपि हेस्टिंग्स के खिलाफ सभी आरोप एक वास्तविकता पर आधारित थे, वह शायद कानून की अदालत में जाने के लिए लक्ष्य का सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। यह आईआईसी था जिसे ट्रायल पर होना चाहिए था, न कि इसके अधिक उदार अधिकारियों में से एक। ईआईसी इस बार बच गया, लेकिन उसके काले कारनामों पर सुर्खियों में आ गया था और एक और आधी सदी में उसका समय आएगा जब वह अंततः भंग हो जाएगा और उसके धन और साम्राज्य पर ब्रिटिश राज्य का कब्जा हो जाएगा। समय फिर से बदल गया और 19वीं शताब्दी तक और अपने जीवन के अंत के करीब हेस्टिंग्स को ब्रिटेन में गर्व से भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रमुख वास्तुकारों में से एक के रूप में देखा जाने लगा।
न केवल हेस्टिंग्स की प्रतिष्ठा का पुनर्वास किया गया था, बल्कि उन्हें अपने परिवार के भाग्य को बहाल करने की संतुष्टि भी मिली जब उन्होंने ग्लॉस्टरशायर में डेल्सफोर्ड में पैतृक घर वापस खरीदा, जिसे हेस्टिंग्स परिवार 1715 में बेचने के लिए बाध्य था। हेस्टिंग्स अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वहीं जीवित रहे और 1818 में 85 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।